हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। इसमें हम क्या सीखेंगे? ई कॉमर्स, उसके कंसेप्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स। फिर हम देखेंगे ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। उसके साथ साथ देखेंगे वेरियस पेमेंट मोड्स, कॉमन फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी ईडीआई। फिर देखेंगे ई गवर्नेंस, उसके कंसेप्ट, एडवांटेजेस एंड टाइप्स। और लास्ट में देखेंगे वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, तो सीधा बढ़ते हैं ई कॉमर्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स क्या है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है जिसमें एक सेलर है, समझो आप बायर हो, दूसरा कोई सेलर है। सेलर आपको कुछ चीजें यानी गुड्स या फिर सर्विसेज बेच रहा है और आप उसे खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये जो लेन देन है आप दोनों के बीच का, इसे ही कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन वेब इज शॉपिंग। अभी वेबसाइट्स में ज्यादातर जो शॉपिंग वेबसाइट्स है वो ज्यादा बूम में है, क्योंकि हम जहां कहां देखते हैं तो अमेजॉन से शॉपिंग किया, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग किया, तो ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट्स है। ई कॉमर्स कब पॉसिबल हुआ? ई कॉमर्स बिकेम पॉसिबल इन 1991 व्हेन द इंटरनेट वाज ओपन टू कमर्शियल यूज। 1991 के बाद ही ये कमर्शियल यूज के लिए चालू हुआ। और उसके बाद हजारों ऐसे बिजनेसेस जो है ऑफलाइन, हमारे नजदीकी दुकानदार या फिर कोई भी प्रोडक्ट ओनर्स, उन्होंने क्या किया? खुद की वेबसाइट्स बनाई और वेबसाइट्स पे वो सेल करने लगे अपने प्रोडक्ट्स। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स है इज ए हिस्ट्री ऑफ न्यू वर्चुअल वर्ल्ड विच इज इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एडवांटेज। कस्टमर को घर बैठे सब चीजें मिल जाती है, उसको देखना भी यानी वहां जाके अपना पैसा खर्च करके, टाइम बर्बाद करके जाने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए उसके सहूलियत से वो अपने घर में बैठ के ही सब प्रोडक्ट्स देख सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का डेफिनेशन भी आपको आ सकता है, ये तो याद रखना है। ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज the process of buying and selling of goods or services using an electronic medium such as internet। कोई भी चीज या फिर कोई सेवा यानी गुड्स और सर्विसेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी इंटरनेट के थ्रू आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो, उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। दूसरा है ई कॉमर्स इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज paperless exchange of business information using EDI, electronic data interchange, email, electronic fund transfer। अब ये जो चीजें हैं, तीन चीजें हम आगे देखेंगे कि क्या है इनका, ई कॉमर्स में क्या क्या योगदान है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल क्या है? जो हमारे आसपास के दुकानदार है जिनसे हम खरीद करते हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं या फिर कुछ सेवाएं खरीदते हैं, तो उनका और ये ई कॉमर्स, इसका डिफरेंस क्या है ये यहाँ पे चार्ट में दिया गया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। एक एक देखेंगे। ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है? ट्रेडिशनल कॉमर्स फोकसेस ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द पर्सनल इंटरेक्शन, सो इट इज मैन्युअल। ये मैन्युअल है क्योंकि आपका जो नजदीकी दुकानदार है उसके पास आपको खुद जाना पड़ता है, उससे आप बात करते हो, उसका प्रोडक्ट देखते हो खुद हाथ लगा के, और फिर जाके आप वो प्रोडक्ट खरीदी करते हो या फिर नहीं करते हो। ठीक है, और ई कॉमर्स में कैसा है? ई कॉमर्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर ऑनलाइन वाया इंटरनेट। ये सब ऑनलाइन रहता है और ऑनलाइन होने के कारण आपको पता नहीं है कि दुकानदार कौन है, उसका चेहरा कैसा है, और उसको भी पता नहीं कि आप कौन है। ये सब ऑटोमेटिक होता है। Second point is traditional commerce is limited to business hours, mostly during the day। अब जो ऑफलाइन दुकानदार है
वो पूरा दिन यानी 24 घंटे तो दुकान में नहीं बैठ सकता आपके लिए, या फिर आप भी रात को उठ के नहीं जा सकते दुकान में। तो ये होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स का लिमिटेशन। ई कॉमर्स में कैसा है, क्योंकि वेबसाइट 24/7 चालू रहती है, तो वेबसाइट अगर 24/7 चालू है तो इसका मतलब क्या है, आपने जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड किए हैं वहां पे एज अ सेलर, या फिर आप बायर है, यूजर देख रहे हैं आप, तो आपको वो 24 घंटे दिखेंगे और आप उसको खरीद पाओगे। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट इज, एज फार एज कंज्यूमर इंटरैक्शंस आर कंसर्न, ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रोवाइड्स फेस टू फेस इंटरैक्शन। जैसे कि मैंने बताया, आपको दुकानदार का चेहरा पता है और उसको भी आपका चेहरा पता है, क्योंकि आपने उससे बार बार चीजें लिए है, तो वो फेस टू फेस इंटरैक्शन ट्रेडिशनल कॉमर्स में रहता है। ई कॉमर्स में क्या चीज है, ई कॉमर्स कैन बी टर्म्ड एज स्क्रीन टू फेस इंटरैक्शन। आपको दुकानदार नहीं दिखता, क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिखता है और वो आपको फेस यानी स्क्रीन टू फेस इंटरैक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, यानी आपके पास का जो दुकानदार है तो उसका सेल ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 3-4 किलोमीटर एरिया के जितने भी पब्लिक है वो उसके पास से कुछ चीज़ें खरीदेंगी। बहुत दूर से कोई आके खरीदेगा क्या, नहीं। तो ई कॉमर्स में क्या है, उससे उल्टा, ई कॉमर्स इज ग्लोबल एंड हैज़ नो फिजिकल लिमिटेशन। ई कॉमर्स इज ग्लोबल यानी पूरे विश्व में आप चीजें बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये लिमिटेड टू आपका 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का दायरा जो है उससे सीमित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूड कैश, चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। आपका नजदीकी दुकानदार है, वो आपसे कैश ले सकता है, चेक ले सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड आप उसके मशीन अगर है उसके पास तो स्वाइप कर सकते हैं फिर, है ना। ई कॉमर्स में कैसा है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। ई कॉमर्स मोड ऑफ पेमेंट्स आर बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, मोबाइल पेमेंट यानी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो होता है वो, एंड मेनी मोर। मेनी मोर में अभी यूपीआई भी है, क्यूआर कोड स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं ना, वो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इंस्टेंट विद ट्रेडिशनल कॉमर्स। ये तो सीधी बात है, क्योंकि आपने दुकानदार के पास गए, आपको प्रोडक्ट दिखा, उसको हाथ लगा के आपने देख लिया कि वैसा ही है, आपको जैसे चाहिए वो, आपने उसको पैसे दे दिए और झट से वो आपके पास हाथ में आ गया प्रोडक्ट। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसे होता है क्या, ई कॉमर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स सम टाइम। ई कॉमर्स में कैसा है, आपने समझो अमेजोन है, अमेजोन में आपने प्रोडक्ट देखा, आपने प्रोडक्ट देखने के बाद ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद जो बंदा है सेल करने वाला, तो वो शिप करता है प्रोडक्ट वाया एनी कुरियर। वो कुरियर कंपनी आपको घर तक प्रोडक्ट भेजती है, लाके देती है। तो ये जो पूरा है जर्नी, इसमें टाइम लगता है। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स के तुलना में कितना है, ये थोड़ा इट टेक्स टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडिशनल कॉमर्स स्कोप इज लोकल। जैसे कि अभी ऊपर का पॉइंट है वही सेम है, जोग्राफिकल लोकेशन से उसको रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि ये लोकल है। दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 किलोमीटर के रेंज में ही अपना सेल कर पाता है। ई कॉमर्स का वैसे नहीं है, ई कॉमर्स स्कोप इज ग्लोबल। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो एक एक एडवांटेज क्या है, एक तो हमने अभी देखा ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है, ई कॉमर्स प्रोवाइड्स द सेलर्स विथ ग्लोबल रीच। नाउ सेलर्स एंड बायर्स कैन मीट इन द वर्चुअल वर्ल्ड विदाउट बैरियर ऑफ प्लेस। ईबे जैसे वेबसाइट्स है ना, अलीबाबा है, आपको पता है क्या वो कहाँ पे है बेचने वाला? नहीं। उसे पता है क्या आप कहाँ पे है? नहीं। तो ये विश्व में कहीं पे भी आप हो, वो सेलर कहीं पे भी हो, लेकिन आप खरीद बेच पाओगे। तो इसके ग्लोबल स्कोप करके जो है वो एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स रिड्यूसेस द पेपर वर्क एंड सिग्निफिकेंटली लोअर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ई कॉमर्स enables the use of credit cards, debit cards, smart cards, electronic fund transfer via bank's website and other modes of electronic payment, जैसे कि
अभी जो यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग, कैसे कॉस्ट सेविंग होती है? अगर आपको दुकानदार, नजदीकी दुकानदार कोई चीज 2000 में बेच रहा है, तो वही चीज आपको ऑनलाइन 1200 में मिल जाती है, कभी कभी 1500 में मिल जाती है, और कोई कोई वेबसाइट पे आपको 800 रुपए में भी मिल जाती है। तो ये कॉस्ट सेविंग का है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड्स यूजर्स विथ मोर ऑप्शंस टू कंपेयर। इसमें आप कंपेयर भी कर पाते हो। नज़दीकी दुकानदार एक ही रहता है, उसके यहाँ आप गए तो उसके पास जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स है उसमें से ही आपको खरीदना पड़ता है, या फिर आपको खुद पैदल जाके गाड़ी लेके दूर जाके दूसरे किसी दुकानदार के पास से लेना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कैसे आप बैठे हो, घर बैठे कंप्यूटर पे आपने वेबसाइट खोला, इस वेबसाइट में आपको कुछ पसंद नहीं आया, आपने दूसरा वेबसाइट खोला, उसमें के कुछ प्रोडक्ट आपको पसंद आया, आपने तुरंत खरीद लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ई कॉमर्स हैज एनेबल्ड रूरल एरियाज टू एक्सेस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स विच आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू देम। जो गांव, दूर दराज के गांव हैं, उनमें इंटरनेट पहले नहीं था, अभी आ गया है, तो उसकी वजह से क्या है, उनको पहले तालुक प्लेस या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके फिर चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। तो उनके लिए अभी ये ई कॉमर्स आने के बाद सहूलियत हो गई कि घर बैठे वो अपने मोबाइल से, अगर कंप्यूटर है भी नहीं तो भी मोबाइल से वो ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे उनको प्रोडक्ट आ जाता है। तो उनका आने जाने का जो खर्चा है वो भी बच जाता है, ऊपर से प्रोडक्ट के भी डिस्काउंट मिलता है। तो ये कॉस्ट सेविंग का एडवांटेज उनको मिल जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज एनी टाइम शॉपिंग। एनी टाइम शॉपिंग यानी कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट जो है वो 24/7 रन होता है। समझ में आया? तो अनलाइकली कि आपका जो दुकानदार है वो दिन भर ही काम करता है, रात में कुछ दुकान ओपन नहीं रखता, तो ये 24/7 आप खरीदी कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज इज नो इंटरमीडियरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑल्सो अलाउज द कस्टमर एंड द बिजनेस टू बी इन टच डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरीज। समझो अभी दुकानदार जो आपको बेच रहा है, तो वो तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से मंगवाता होगा सामान, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से मंगवाता होगा, होलसेलर फैक्ट्री में से मंगवाता होगा। तो ये जो बीच का जो कड़ी है इंटरमीडिएट का, वो ई कॉमर्स में नहीं रहता, तो नो इंटरमीडिएट। उसके कारण क्या होता है, इन सबका जो कमीशन रहता है बीच बीच का, तो वो कट जाता है। तो वो कमीशन कटने के कारण आपको दुकानदार जो रहता है वो थोड़ा चीज़ महंगे में बेचता है, एमआरपी में बेचता है। लेकिन ई कॉमर्स में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट रहते हैं वो एमआरपी से बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो ये एक एडवांटेज है। पब्लिक सर्विसेज, नेक्स्ट एडवांटेज, ई कॉमर्स हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट को भी वो पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करने में मदद करता है। कौन कौन सी पब्लिक सर्विसेज? जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एट रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड एन इम्प्रूव मैनर। हेल्थ केयर यानी हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये सब ई कॉमर्स की वजह से आप कुछ सब्सक्रिप्शन खरीद पाते हो, एजुकेशन प्लान है ना, वो सब ई कॉमर्स की वजह से अब पॉसिबल हो रहा है। एडवांटेजेस देख लिए हमने, अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। क्या है डिसएडवांटेज? पहला तो है सेटअप कॉस्ट। द सेटअप ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, द ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड द कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस एंड अपकीप आर क्वाइट एक्सपेंसिव। अपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो ये कुछ इजी टास्क नहीं है आपको। उसके लिए क्या लगेगा, हार्डवेयर उतना अच्छा लगेगा, कंप्यूटर उतना अच्छा लगेगा, सॉफ्टवेयर अच्छा लगेगा, और जो वेबसाइट वो मेंटेन कर रहा है उसको ट्रेनिंग देने का कॉस्ट जो है एम्प्लॉयज़ को, वो भी लगेगा, है ना। और वो वेबसाइट को या फिर वो जो प्रोडक्ट का इन्वेंटरी है उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको अच्छे तरीके से ट्रेंड स्टाफ लगेगा। तो ये जो सब सेटअप कॉस्ट में आता है, तो सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण ई कॉमर्स थोड़ा उसको डिसएडवांटेज मानते हैं। फिजिकल प्रेजेंस, नेक्स्ट, दिस लैक ऑफ पर्सनल टच कैन बी अ डिसएडवांटेज फॉर मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग और द ज्वेलरी बिजनेस। ये भाई पर्टिकुलरली दो एरियाज दिए है, क्योंकि इनमें कैसे हम देखने से पहले हम डिसाइड नहीं कर पाते,
ज्वेलरी अगर आपने पिक्चर में देखा है कुछ, आपको अलग ही आ गया कुछ ज्वेलरी, तो वो भी आपको ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इंटीरियर डिजाइनिंग यानी अगर आपने कोई फर्नीचर ये किया है, डिसाइड किया है कि ये ऐसा लगना चाहिए, ये कोने में ये डिजाइन होना चाहिए, और ऑनलाइन आपने ऑर्डर दे दिया, वैसे के वैसे मटेरियल आ गया, लेकिन वो फिट नहीं हो रहा है आपके यहाँ पे, ज्वेलरी आपके जो है पसंद की वो यानी दूसरी आ गई ज्वेलरी, तो ये जो पर्सनल टच होना चाहिए, जो हम दुकानदार के पास खुद होके जाते हैं, वो चीज़ को हाथ लगा के देखते हैं, आंखों से देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद खरीदते हैं ना, वो फिजिकल प्रेजेंस इसमें नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज एन अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। इसमें क्या क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारे कस्टमर को फेस करने पड़ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर अगर आपने दे दिया गलती से किसी गलत आदमी को, और वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है। गुड्स डिलीवरी, देयर में अराइव सम प्रॉब्लम with fulfillment of order even after the order is placed, there can be problems with shipping। समझो आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया वेबसाइट पे, लेकिन वो जो प्रोडक्ट लेके आ रही है कुरियर कंपनी, उसके हैंडलिंग में अगर प्रॉब्लम हो गया, कोई ग्लास का चीज़ है या फिर कोई नाजुक चीज़ है, कॉस्टली चीज़ है आपने मंगवाया है, वो हैंडलिंग में थोड़ा बहुत खराब हो गया, तो वो आप लोगे क्या? नहीं। तो एक तो आप वो चीज़ लोगे नहीं जब कुरियर वाला आएगा, और वो वापस चला जाएगा, तो सेलर का भी नुकसान होता है उसमें, ग्राहक भी खुश नहीं रहता। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि गुड्स डिलीवरी जो है वो प्रॉपरली अगर नहीं हो पाती, तो वो एक डिसएडवांटेज माना जाता है। ठीक है, ये देख लिए हमने डिसएडवांटेज। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो कितने टाइप के ई कॉमर्स रहते हैं इसमें? द मोस्ट कॉमन पार्टिसिपेंट्स इन ई कॉमर्स आर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। द प्राइमरी ई कॉमर्स टाइप्स आर एज फॉलोज। इसमें एक तो ये B2B रहता है, B2C रहता है, C2C रहता है, और C2B रहता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर टू बिजनेस यानी C2B। ठीक है, एक एक आगे देखेंगे। पहला है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C। क्या है ये मॉडल? इन B2C मॉडल बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू अ कस्टमर। एक बिजनेस है समझो, वो उसका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, बीच में कोई नहीं है। कस्टमर कैन व्यू द प्रोडक्ट शोन ऑन देयर वेबसाइट। बिजनेस जो है उसने वेबसाइट किया है, उस पर प्रोडक्ट्स रखे हैं बहुत सारे, कस्टमर आता है वेबसाइट पे, देखता है प्रोडक्ट, ऑर्डर करता है देख के, और द वेबसाइट विल देन सेंड अ नोटिफिकेशन टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय ईमेल। उसको एक ईमेल चला जाता है कि ऑर्डर प्लेस हुआ है बिजनेस को, और कस्टमर को पता चल जाता है कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, यानी अगर उसने भेज दिया है तो डिस्पैच का एक नोटिफिकेशन कस्टमर को आ जाता है। तो इस तरह से ये B2C जो है वो वर्क करता है। तो B2C में कॉमन क्या है? एग्जाम्पल ऑनलाइन रिटेलर्स। ऑनलाइन रिटेलर्स है जिसमें कि एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम? अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना, ये B2C के अंडर आती है। समझ में आया? नेक्स्ट टाइप जो है वो है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B। इन B2B मॉडल बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू एन इंटरमीडिएट बायर। वो डायरेक्टली कस्टमर को ये करता है क्या? नहीं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में इंटरमीडिएट बायर को बेचता है पहले प्रोडक्ट्स, हु देन सेल्स द प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर। कस्टमर को बेचने के पहले ये बीच में दूसरा बायर ले लेता है, वो भी एक बिजनेस ही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम? होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे खरीदता है प्रोडक्ट, और फिर होलसेलर बाद में जाके कस्टमर को दे देता है या फिर रिटेलर को देता है। तो ये B2B टाइप का एक ये हो गया ई कॉमर्स। इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम? टाटा कम्युनिकेशंस। ये जो है नेटवर्क प्रोवाइडर है, तो इनके आउटलेट्स रहते हैं, रिटेल आउटलेट्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। इन C2C मॉडल कंज्यूमर हेल्प्स कंज्यूमर टू सेल देयर एसेट लाइक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा, और रेंट a room by publishing their information on the website.
वेबसाइट मे और मे नॉट चार्ज द कंज्यूमर फॉर इट्स सर्विसेज। अभी समझो कि कोई कंज्यूमर ही है जिसका कोई पुराना चीज या फिर कोई कार है, उसको अगर कोई रूम रेंट पे देना है या कुछ अपार्टमेंट उसका है, फ्लैट, वो रेंट पे देना है या बेचना है, कोई कार है या कोई आप उसका फर्नीचर है पुराना, या फिर मोटरसाइकिल है, कोई भी चीज़ है उसकी खुद की जो है उसे बेचनी है, लेकिन वो खुद एक बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कोई वेबसाइट्स ऐसे रहते हैं जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है OLX या फिर क्विकर या फिर कोई भी ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट्स, जिसमें वो क्या करता है, कस्टमर वन उसको सेल करना है तो वो उसका जो प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका इमेज और उसको कितने पैसे चाहिए उसके, वो उसमें लिख देता है। उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। ये लिस्टिंग डल जाने के बाद ये जो दूसरा कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही है ये, कंज्यूमर टू जो है वो क्या करता है, वो वेबसाइट देखता है, अगर उसको चाहिए होता है वो प्रोडक्ट, समझो इसने मोटरसाइकिल रखा है पुराना, समझो 20 या 25 हज़ार में उसने दिया है यहाँ पे लिस्टिंग, अगर इसको 20 हज़ार में चाहिए तो ये कांटेक्ट करेगा इस सेलर को, सेलर यानी ये जो कस्टमर वन जो है इसको कांटेक्ट करेगा, उससे निगोशिएट करेगा, उसके बाद अगर सौदा ठीक से होता है तो ये इसको पैसे दे देता है और सीधा प्रोडक्ट इसके पास चला आता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है C2C। एग्जाम्पल क्या है, OLX और क्विकर, समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे C2B। C2B थोड़ा अनयूजुअल मॉडल है। इन दिस मॉडल consumers have products or services of value that can be consumed by businesses. For example, the comparison of interest rates of personal loan or car loan provided by various banks via websites. A business organization who fulfills the consumer's requirement within the specified budgets approaches the customer and provides its services. इसका एग्जाम्पल क्या है, a blog. A blog can be written by an author for a business to improve sale of the products like eBay. अब देखेंगे ई-कॉमर्स ट्रेड साइकिल। A trade cycle is the series of exchanges between a customer and supplier that takes place when a commercial exchange is executed. ट्रेड साइकिल क्या है, एक सीरीज ऑफ एक्सचेंज है, यानी कस्टमर और सप्लायर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, उसका ये साइकिल रहता है। जनरल ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। अभी यहाँ पे एक डायग्राम है, उसके तरफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है ये .com, जहाँ पे कंज्यूमर विजिट करता है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट पसंद आता है, वो प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ऑर्डर प्लेस हो गया, समझो वो 2000 का प्रोडक्ट था तो 2000 उससे मांगना पड़ता है अभी ये वेबसाइट को, तो वो 2000 रुपये पे करेगा। कैसे पे करेगा, पेमेंट मेथड की तरफ से। तो वो कौन सा मोड ये करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो पे करता है। समझो उसने इंटरनेट बैंकिंग यूज किया या फिर UPI यूज किया या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कोई भी उसको पसंद है उसके थ्रू उसने पे किया। पे करने के बाद कहाँ जाता है वो प्रोसेस, ऑर्डर फुलफिल्ड। वो ऑर्डर फुलफिल्ड यानी पूरा हो जाता है ऑर्डर। तो पूरा हो जाने के बाद किसे पता चलता है, जो सेलर है उसे पता चलता है कि ये बंदे ने आके ये प्रोडक्ट इतने इतने पैसे में इस पेमेंट मेथड के थ्रू खरीद कर लिया है। तब अब इसका जॉब क्या है, इस सेलर का, कि वो उस प्रोडक्ट को पैक करता है ठीक से और कुरियर कंपनी के थ्रू शिपिंग यानी आगे भेजता है कस्टमर की तरफ, ये इसकी तरफ, जहाँ पे जो बैठा था वेबसाइट पे, तो उसकी तरफ भेजते हैं। लेकिन अभी इस प्रोसेस में क्या है, ऑर्डर शिफ्ट और कंज्यूमर विजिट्स के बीच में क्या है दिया हुआ, कस्टमर सपोर्ट। ये किस लिए लगता है कस्टमर सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। समझो आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हो, तो आपने प्रोडक्ट देख लिया, आपने प्रोडक्ट खरीद कर लिया, तो दुकानदार का और आपका रिश्ता वही खत्म हो जाता है। दुकानदार उसके यानी उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहता अगर प्रोडक्ट में कुछ ये खराबी है, तो आपको खुद देखना है क्योंकि आप खुद से आए हो वहां पे। लेकिन ई-कॉमर्स में वैसे नहीं है, आप वो प्रोडक्ट तब देखते हो जब वो आपके हाथ में आता है, बाद में 7-8 दिन बाद, ठीक है। इस बीच में जो कुछ प्रोसेसिंग होता है उसका जानकारी एक तो आपको भी चाहिए, जो बेच रहा है उसको भी चाहिए, और प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है
उसका पता ई कॉमर्स जो वेबसाइट है मेन उसको भी चाहिए, ताकि उसे पता चले। क्योंकि कोई अमेजोन अगर है या फिर फ्लिपकार्ट है तो उनके पास एक सेलर नहीं रहता, मल्टीपल सेलर्स है, वो मल्टीपल सेलिंग प्लेटफॉर्म है। तो उनको पता चलना चाहिए कि कौन सा सेलर अच्छा बेच रहा है और कौन सा नहीं। तो ये फीडबैक कहाँ से आता है? कस्टमर को जब प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, तो वो क्या करता है? प्रोडक्ट चेक करता है। प्रोडक्ट अगर खराब है तो वो एक कस्टमर सपोर्ट को बोल देता है कि ये प्रोडक्ट खराब है। तो कस्टमर सपोर्ट उसे फिर से सेलर के पास ये करता है वो मैसेज को, और सेलर अगर वारंटी पीरियड है तो वो रिप्लेस करके देता है या फिर उसके पैसे रिफंड होते हैं। ये तो हो गया एक प्रोसेस। दूसरा उसमें क्या है कि ये कस्टमर सपोर्ट जो है, ये कस्टमर सपोर्ट बीच बीच में इनको इंटीमेशन देते रहता है कि ऑर्डर फुलफिल्ड हो गया, ऑर्डर शिप हो गया, ऑर्डर का कौन से शहर से कहाँ तक पहुंचा है अभी। ये सब जानकारी जो रहती है ये पूरा साइकिल के इसमें ही आ जाती है, ई कॉमर्स साइकिल में। ठीक है, तो समझ में आया ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल क्या होता है। अब देखेंगे इसके स्टेप्स क्या है, मेथड्स, स्टेप वाइज मेथड्स जो है ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल के। तो इसमें पहला है प्री सेल्स। प्री सेल्स में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स लाइक सर्च एंड निगोशिएट। ये जो मैं 4 स्टेप्स बता रहा हूं आपको, ये आपको याद रखने, ये ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, और इसका सीक्वेंस भी आ सकता है, यानी किसके बाद क्या होता है वो भी आ सकता है। तो ये ठीक से ध्यान से लर्न कीजिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स लाइक सर्च एंड निगोशिएट। सर्च एंड निगोशिएट का मतलब क्या है? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है ट्रेड साइकिल में कि कस्टमर वेबसाइट में विजिट करता है, उसको खुद को मन में पता है कि क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट का नाम डालता है, सर्च करता है कि ये प्रोडक्ट है कि नहीं उस वेबसाइट पे। समझो अगर 2-4 वेबसाइट्स देखने के बाद उसको वो प्रोडक्ट एक वेबसाइट पे मिल जाता है, तो मिलने के बाद वो क्या करता है? कंपेयर करता है। कंपेयर कर क्या करता है? उसका खुद का जो बजट है उससे वो कंपेयर करता है कि हाँ मेरे बजट में बैठ रहा है तो फिर मैं आगे जाता हूं, यानी आई कैन प्रोसीड। तो वो निगोशिएट करता है, सर्च एंड निगोशिएट। तो ये प्री सेल्स के इंटरनल स्टेप्स हो गए, समझ में आया। उसके बाद जाता है वो ऑर्डर करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कस्टमर सेंड्स एन ऑर्डर फॉर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द ऑर्डर कस्टमर रिसीव्स द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी आपको समझना है कि ऑर्डर जब वो करता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसका प्रोसेसिंग होता है ऑर्डर का, और उसके बाद वो कस्टमर को ऑर्डर की डिलीवरी होती है, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज सेटलमेंट। ये जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट यानी क्या है कि उसको पे करना है, ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट है उसको प्राइस तो रहेगी, तो प्राइस उसने पे करना है। कितना पे करना है वो किससे पता चलता है? इनवॉइस से। और किस मेथड से पेमेंट किया है वो पेमेंट से पता चलता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, इनवॉइस एंड पेमेंट। इनवॉइस का मतलब क्या है? कस्टमर विल रिसीव अ बिल फॉर द परचेस्ड प्रोडक्ट एंड आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ रिसीव्ड प्रोडक्ट कस्टमर विल पे फॉर द सेम। वो पेमेंट करेगा, जैसे ही उसको इनवॉइस मिलता है वो पे करेगा, ठीक है। लास्ट है स्टेप आफ्टर सेल्स। एक बार पेमेंट हो गया तो पेमेंट के बाद क्या होता है? यानी प्रोडक्ट भी उसको मिल गया है, पेमेंट भी कर लिया उसने। इसके बाद आता है आफ्टर सेल्स। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। एक बार प्रोडक्ट एक कस्टमर के पास आ गया तो सेलर का क्या है जिम्मेदारी? वो वारंटी प्रोवाइड करता है। कुछ कुछ सेलर्स वारंटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर समझो उसने वारंटी प्रोवाइड की है तो कितने पीरियड के लिए की है? 6 महीने के लिए की है, 1 महीने के लिए की है, या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी है वो वारंटी कार्ड पे मेंशन रहता है, जिसकी मदद से कस्टमर क्या करता है? क्लेम कर सकता है। कोई अगर डिफेक्ट आता है प्रोडक्ट में तो वो वारंटी जब तक चालू है तब तक वो क्लेम कर सकता है। उस हालत में कंपनी को क्या करना है, यानी सेलर को क्या करना है? कस्टमर गेट ऑल मेंटेनेंस सर्विसेज। 2 तरीके के रहते हैं वारंटीज, एक तो रिप्लेस करके रहता है या फिर रिपेयर रहता है। वो रिपेयर करके दे सकता है फ्री में, या फिर कुछ थोड़ा सा कॉस्ट लेके वो रिपेयर कर सकता है। ये हो गया आफ्टर सेल सर्विसेज में।
इसमें क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज मीन्स कस्टमर विल डू कंप्लेंट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड गेट इट्स मेंटेनेंस डन फ्रॉम द सप्लायर। इतना ये सीधा ये बात है, समझ में आया? ओके, अभी जो ट्रेड साइकिल हमने अब तक पढ़ा था इसका ये डायग्रामेटिक वर्जन है, तो एक एक देखेंगे। क्या है प्री सेल? ये जो प्री सेल है इसमें दो स्टेप्स क्या आते हैं, कस्टमर पहले सर्च करता है, फिर निगोशिएट करता है कि हाँ ये इतना मिल रहा है, ये साइट पे मैं खरीद कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जो है पार्ट, इसके दो स्टेप्स क्या है, पहले तो वो ऑर्डर करता है, बाद में उसको डिलीवरी मिलती है उसकी प्रोडक्ट की। तीसरा है सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या है, कस्टमर को इनवॉइस मिलता है कि कितने का है वो प्रोडक्ट, और कस्टमर उसके मुताबिक पेमेंट करता है। समझ में आया? और लास्ट स्टेप है आफ्टर सेल्स। ये साइकिल का लास्ट स्टेप है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स में क्या है, आफ्टर सेल्स यानी उसमें वारंटी और मेंटेनेंस जो है, अगर वारंटी में दिया गया है तो वो मेंटेनेंस किया जाता है सेलर की तरफ से। समझ में आया? नेक्स्ट है मोड्स ऑफ पेमेंट। कौन कौन से मोड से हम पे कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट लेना है तो। यहाँ पे इमेज में दिखाया है बैंकिंग कार्ड्स, यानी डेबिट कार्ड्स रहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं, कुछ कुछ प्रीपेड कार्ड रहते हैं बैंक्स के। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल यानी एक मशीन रहता है जिसमें हम अगर कार्ड डालते हैं, स्वाइप करते हैं तो सेलर को मिल जाता है ये। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल जो रहता है पर्सनली आपको जाके स्वाइप करना पड़ता है, ठीक है। और बाद में है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम्स, मोबाइल वॉलेट्स, अब जो यूपीआई आ गया है ना, वो है। तो पहला मेथड देखेंगे क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स आर द मोस्ट कॉमन वे फॉर कस्टमर्स टू पे ऑनलाइन। मर्चेंट्स कैन रीच आउट टू एन इंटरनेशनल मार्केट विथ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, डोमेस्टिक टाइप का क्रेडिट कार्ड भी रहता है और एक इंटरनेशनल टाइप का भी रहता है। डोमेस्टिक यानी आपका जो भी कंट्री का करेंसी है, समझो हमारा इंडिया है तो इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज में आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। आपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ले लिया तो आप कौन सी भी करेंसी में आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बाहर के जो भी वेबसाइट्स है, जो डॉलर्स या फिर येन, युआन है ना, कैनेडियन डॉलर, इसमें आप जो सेल करते हैं वेबसाइट्स, उसको आप परचेस कर सकते हो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू। समझ में आया? तो ये क्रेडिट कार्ड एक मोड ऑफ पेमेंट हो गया। सेकेंड पेमेंट मोड है मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट्स ऑफर अ क्विक सॉल्यूशन फॉर कस्टमर्स टू परचेस ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। मोबाइल पेमेंट्स आर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड फॉर डोनेशन पोर्टल्स, ब्राउजर गेम्स एंड सोशल मीडिया नेटवर्क्स। ठीक है, ये 3-4 इसमें यूज होता है। कस्टमर कैन पे फॉर स्कैनिंग अ बार कोड। बार कोड रहता है, वो स्कैन करके आपको मोबाइल में से ही आप पेमेंट कर सकते हो। अभी मोबाइल में से पेमेंट करने का क्या क्या मेथड आपको पता है? हाल ही में हम नोटबंदी जो हुआ था उसके बाद भीम, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, इसका यूज बढ़ने लगा है। अभी इसमें पेपैल दिया है, लेकिन पेपैल अभी इंडिया में इंडियन रुपीज में नहीं ट्रांजैक्ट करता, वो सिर्फ फॉरेन करेंसी, डॉलर और दूसरे जो करेंसी है उसमें ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है बैंक ट्रांसफर्स। बैंक ट्रांसफर में क्या देखते हैं हम? जो इंटरनेट बैंकिंग जिसे बोला जाता है। बैंक ट्रांसफर इज यूज्ड व्हेन मनी इज सेंट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। समझो सेलर का एक बैंक अकाउंट है, एसबीआई में है, आपका है एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक का जो आपका इंटरनेट बैंकिंग है उसके थ्रू सेलर के बैंक में, एसबीआई बैंक में चला जाता है पैसा। तो वो कैसे जाता है? ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट इज यूजुअली फास्ट एंड सेफर देन विड्रॉइंग एंड पेइंग इन कैश। कैश अगर हम लेते हैं तो कुछ नोट्स खराब रहते, करेंसी नोट्स जो रहते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में हम जब ट्रांजैक्ट करते हैं तो नोट्स का पैसे यानी सवाल ही नहीं है उसमें खराब होने का, सब डिजिटल फॉर्म में चला जाता है। तो विड्रॉल और पेइंग में प्रॉब्लम नहीं रहता, और ऑथेंटिकेशन भी आसानी से हो जाता है आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल का, यानी आपका यूजर नेम आपके पास ही रहता है, पासवर्ड आपके पास रहता है, वो सेफली आप ट्रांजैक्ट कर पाते हो। इसके क्या क्या एग्जांपल है? एनईएफटी और आईएमपीएस। आईएमपीएस से एनईएफटी की तुलना में आईएमपीएस जल्दी चला जाता है क्योंकि वो फास्ट रहता है, यानी मिनट्स में चला जाता है, इंस्टेंट।
एनईएफटी को 3-4 घंटे लग सकते हैं और वो बैचेस में होता है। लेकिन आईएमपीएस जो रहता है वो फास्ट, यानी आपने अगर यहाँ से पे किया है आईएमपीएस के थ्रू तो झट से दूसरे ही इंस्टेंस में सेलर के बैंक अकाउंट में चला जाता है अमाउंट। समझ में आया? नेक्स्ट मेथड इज ई वॉलेट्स। अब आपने पेटीएम, स्टेट बैंक बड़ी, फोन पे, ऐसे बहुत सारे देखे, जियो पे वगैरह सब देखे होंगे आपने। तो ये क्या है? सब ई वॉलेट है। क्या है ई वॉलेट? तो ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड which is used for transactions made online through a computer or a smartphone। एक तरह का, यानी हम बोल सकते हैं कि बैलेंस रखने का अकाउंट है। इसे हम बैंक अकाउंट नहीं बोल सकते, एक प्रीपेड अकाउंट रहता है जिसमें हम हमारे सेविंग अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसा डाल सकते हैं वो ई वॉलेट में। और वो क्यों, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम, ई वॉलेट है या फिर सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट को अगर समझो आपको कुछ 500-600 रुपए देने हैं किसी सेलर को और आप ये भूल गए हो, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल गए हो, तो उस हालत में आप क्या करोगे? अगर आपके पास फोन पे है या फिर पेटीएम है तो पेटीएम को आपने क्या किया है, पहले ही ई वॉलेट में पैसा डाल के रखा है, 1000 रुपया डाल के रखा है। तो आप क्या करोगे? बजाय उसके कि आप वो भूला हुआ पासवर्ड ढूंढने में अपना वक्त गंवाओ, आप क्या करोगे? ई वॉलेट को साइन करोगे जो आपके मोबाइल में रेडी रहता है। उससे जो 500 रुपया है वो आप जल्दी पे कर दोगे। तो टाइम का बचत होता है और ई वॉलेट में आप बैलेंस रखते हो। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन वो बैलेंस आपको क्विक ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे हमने बताया, स्टेट बैंक बड़ी, पेटीएम, जियो पे, बहुत सारे गूगल पे वगैरह जो है, इनका खुद का ई वॉलेट रहता है और वो यूपीआई के थ्रू भी पे करते हैं। अब देखेंगे फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या क्या फॉर्म है ई कॉमर्स के? 2 टाइप के फॉर्म्स है। एक तो एम कॉमर्स। एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। हैंडहेल्ड यानी हाथ में जो आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, स्मार्टफोन आ जाता है या फिर टैबलेट। कंप्यूटर वगैरह बड़े रहते हैं तो उसे हैंडहेल्ड नहीं बोलते। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, एम कॉमर्स enables users to access online shopping platforms without needing to use desktop computer। अभी जो बड़ा बड़ा डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो है उसको हमको यूज नहीं करना पड़ता एम कॉमर्स के लिए। सादा जो स्मार्टफोन या फिर यानी कीपैड का भी रहता है, उसके थ्रू भी हम खरीद कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं ट्रांजैक्शन? एम कॉमर्स आर मोबाइल बैंकिंग, टिकट बुकिंग, यानी ट्रेन का टिकट है, बस का टिकट है, कोई अगर फेयर में जा रहे हैं उसका टिकट ले रहे हैं आप तो वो ले सकते हैं। ई बिल पेमेंट कर सकते हैं आप, ऑनलाइन ऑक्शंस में एक हिस्सा ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हैं आप मोबाइल के थ्रू, आपको डेस्कटॉप पे बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? एम कॉमर्स। समझ में आया? दूसरा है सोशल कॉमर्स। Social commerce is a form of electronic commerce that involves social media, online media that supports social interaction. It enables shoppers to get advice from trusted individuals, find goods and services and then purchase them. इसका एक सीधा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक है, यूट्यूब है। इस पे हम क्या देखते हैं? रिव्यूज देखते हैं प्रोडक्ट्स के। जो इन्फ्लुएंसर्स जिसे बोला जाता है ना, वो रिव्यूज डालते हैं प्रोडक्ट्स के, कि अनबॉक्सिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट्स वो खुद लेते हैं, परचेस करते हैं या फिर कंपनी उनको प्रोवाइड करते हैं, वो उनको अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्स करने के बाद वो प्रोडक्ट्स कैसे दिखता है एक्चुअली और कैसे वर्क करता है, वो अच्छा है या बुरा है, उसका वो रिव्यू देते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम एज अ व्यूअर उसे हम परचेस करते हैं, वो तो क्या हो गया? सोशल कॉमर्स। यानी वो इन्फ्लुएंसर्स हमको एडवाइस दे रहा है कि ऐसा ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि उसको अच्छा लगा है और बहुत सारे लोगों को भी अच्छा लगा है, तो हम क्या करते हैं? उस पर भरोसा रख के वो प्रोडक्ट खरीद कर लेते हैं। द सोशल नेटवर्क दैट स्प्रेड्स दिस एडवाइस हैव बीन फाउंड टू इंक्रीज द कस्टमर्स ट्रस्ट इन वन रिटेलर ओवर अनदर। ये जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? किसी एक ब्रांड को पकड़ते हैं और वो दूसरे से कैसे बेहतर है वो हमको समझाने लगते हैं।
और अगर किसी हद तक हम समझ गए कि ये अच्छा है प्रोडक्ट तो हम खरीद लेंगे। सोशल कॉमर्स इज द यूज ऑफ नेटवर्किंग वेबसाइट सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इतने सारे सोशल मीडिया नेटवर्क जो है उसके थ्रू ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ये हमको प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। द सक्सेस ऑफ अ सोशल कॉमर्स कैंपेन इज मेजर्ड बाय द डिग्री टू विच कंज्यूमर्स इंटरैक्ट विद द कंपनीज मार्केटिंग थ्रू रिट्वीट्स, लाइक्स एंड शेयर्स। समझो अगर ट्विटर है, उसे अभी एक्स बोला जाता है, इलॉन मस्क ने उसको खरीद लिया उसके बाद, तो ये जो है क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट को कितना ट्वीट्स मिला है, रीट्वीट्स मिला है, लाइक्स मिला है, शेयर्स मिला है, फेसबुक में लाइक्स कितने मिले हैं, यूट्यूब को कमेंट कितने आए हैं अच्छे अच्छे, है ना, लिंक्डइन में कितना शेयर हुआ है वो, तो वो सब देख के जो पोटेंशियल कस्टमर है यानी कि हम, वो डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा बुरा है। ठीक है, तो इस सब को क्या बोला जाता है, सोशल कॉमर्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। दूसरा जो आगे का टॉपिक है मैं दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।